प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड, विशेष तौर से आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड पर विचार किया जाएगा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, दूसरे को ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं और तीसरे को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह 3 प्रकार के राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। देखिए, ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस जुड़ाव का कारण कम्प्लीमेंट्री बेस का बाइंडिंग होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आरएनए रहेगा वह होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। पर जो बेस हैं वो तो वही 4 प्रकार के होते हैं जो आपस में कम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। फार्मूला सरल है, यहाँ पर सिर्फ थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, AUGC। तो इनमें आपस में यदि कम्प्लीमेंट्री बेस बिकॉज ऑफ फोल्डिंग आमने सामने पड़ जाते हैं तो भी इनमें बाइंडिंग हो जाती है। तो टू दैट एक्सटेंट ये डबल स्टैंडर्ड वाले स्थिति में भी आ जाते हैं। खैर, आगे इन सब चीज़ों को हम लोग देखा जाएगा, पर बुनियादी बातें ये ध्यान रहे हम लोगों को कि भाई देखिए, इसमें भी मुख्य तौर से यह नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड, और जब फास्फोरिक एसिड मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जब जुड़ जाएगा तो डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यह बुनियादी इसका स्ट्रक्चर है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग के पास 3 प्रकार के आरएनए हैं। कौन कौन हैं? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए। अब इनकी मात्रा के लिहाज से 80% राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 15% ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं और 5% मैसेंजर आरएनए होते हैं। अदर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी पाया जाता है। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी जो 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए हैं, इनके कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। अच्छा, इस प्रकार से कार्य क्षेत्र बटे हैं कि अलग अलग काम करते हुए भी ये इंटीग्रेट होते हैं एक स्थान पर, और उस इंटीग्रेशन के द्वारा यह एक बड़ा काम अंजाम देते हैं, और वह काम है प्रोटीन सिंथेसिस, जो कार्य राइबोसोमल प्लेटफार्म पर होता है और राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आरएनए की जनरल प्रकार की बात हो गई। तीनों आपस में जुड़े हैं राइबोसोमल प्लेटफार्म पर, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसका मतलब आरएनए
और प्रोटीन से मिल के बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। और जो ट्रांसफ़र आरएनए है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो सभी हैं, पर राइबोसोमल आरएनए का मतलब वह राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसमें आरएनए और प्रोटीन मिलकर संरचना का निर्माण करते हैं। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये एमिनो एसिड को के लोडिंग का काम करता है, लेके जाता है राइबोसोमल मशीनरी पे और वहाँ करेक्ट मैचिंग के द्वारा वह लोड करता है, ये कार्य इसका है। और मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड प्राप्त करता है और उस कोड को ले ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में यह बनेगा, सभी को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, तीनों आरएनए के बनने की क्रिया को। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, पर मैसेज लेके चलने का काम मैसेंजर आरएनए करता है। और राइबोसोमल प्लेटफॉर्म पर ये तीनों आरएनए आके इंटीग्रेट हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं। एंटीकोडान ट्रांसफ़र आरएनए पे, कोडान मैसेंजर आरएनए पे, एंटीकोडान कोडान बाइंडिंग होगी तो इससे करेक्ट न्यूक्लिक एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र होगा। और राइबोसोम के मशीनरी पर राइबोसोमल आरएनए रहते हैं, ये भी इन दोनों के साथ वहीं पर इंटीग्रेट होते हैं। ये अपना एक्सेप्टर साइट, पेप्टिडाइल साइट इत्यादि में इनका रोल होता है। अब हम लोग इसको आगे देखा जाएगा। ये सामान्य आरएनए की बात हुई। अब देखिए राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जैसा कि बताया गया अभी। न्यूक्लिक एसिड है इसमें और प्रोटीन है। और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? तो राइबोसोमल आरएनए है। जो न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम के अंदर पाया गया वो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब ये सेवेंबर्ग यूनिट एक सवाल उठता है। तो यह वह यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का कार्य जब कराते हैं, एक छोटा मशीन है, तो उसमें अलग अलग लेवल पे ये सेडिमेंट करते हैं सब सेलुलर पार्टिकल्स जो हैं, तो उसको सेवेंबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। और यह मॉलिक्यूलर वेट और शेप से भी संबंधित होता है। तो अब जो राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोट में उनके डिफरेंट स्पीसीज हैं और यूकैरियोट में डिफरेंट हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए कौन कौन होते हैं? तो 23S, एस यहाँ पर सेवेंबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है इस पार्टिकल का। और दूसरा है 16S और तीसरा है 5S। ये तीन फॉर्म में राइबोसोमल आरएनए उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं। और यूकैरियोटिक जो राइबोसोमल आरएनए हैं, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले, ये 28S होते हैं, 18S होते हैं, 5.8S होते हैं और 5S होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं ये राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम में पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है आरएनए का, वह है ट्रांसफ़र आरएनए। अब देखिए सामान्य तौर पे देखा जाए तो यह स्मॉलेस्ट आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट ट्रांसफ़र आरएनए ये 74 से 95 BP रहेंगे बेस पेयर। एटलीस्ट 20 स्पीसीज ऑफ ट्रांसफ़र राइबोसोमल आरएनए की जानकारी है। एक्चुअली होता क्या है कि दे आर एमिनो एसिड स्पेसिफिक।
एक ही ट्रांसफर आरएनए सभी एमिनो एसिड को नहीं कैरी करेगा, से नहीं बाइंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए टेम्पो है, तो टेम्पो पे आप एक बोरा लेके जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, साइकिल एक लाद के ले जा सकते हैं, एक हाथी लाद के नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि ट्रांसफर आरएनए भी स्पेसिफिक होता है, यह कौन सा एमिनो एसिड ले जाएगा। तो देयर इज 20 almost about 20 amino acids are known, and transfer RNAs are specific to amino acid। तो इस प्रकार से 20 स्पेसीज ऑफ द ट्रांसफर आरएनए आर देयर। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए में अनेक अनयूजुअल बेस होते हैं। अच्छा, अनयूजुअल ये बेस जो है नाइट्रोजिनस बेस, अनयूजुअल माने AUGC के बाहर की स्थिति में बता रहा हूँ, जो कि DNA में तो एकदम नहीं रहेंगे, इसी में रहते हैं, ट्रांसफर आरएनए में रहते हैं। तो ये जो अनयूजुअल बेस हैं ये मिथाइलेशन के प्रोडक्ट हैं। दो का एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है इनोसिन है और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। एक इनोसिन है और दूसरा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। तो ये दो जो हैं यह अनयूजुअल बेस हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाते हैं। और इसका कारण क्या है कि मिथाइलेशन की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें अनयूजुअल बेस भी पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो इंट्रा चेन बेस पेयरिंग होती है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो लीनियर है, तब तो कोई बात नहीं है, जो बेस जहाँ है वहाँ है। लेकिन जब यदि यह फोल्डेड किसी तरह से हो जाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि इसके आमने सामने कुछ कम्प्लीमेंट्री बेस चले आएँ, तो कम्प्लीमेंट्री बेस आएगा तो पेयरिंग उनके बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंट्रा चेन बेस पेयरिंग का काम करते हैं, माने एक ही चेन के अंदर कर रहे हैं। फोल्डिंग के कारण आमने सामने कम्प्लीमेंट्री बेस आ गया, तो इसलिए इसको इंट्रा चेन बेस पेयरिंग कहेंगे। और डीएनए में क्या होगा, इंटर चेन बेस पेयरिंग, आपस में नहीं, सामने वाले स्ट्रैंड से, कम्प्लीमेंट्री बेस से सामने वाली स्ट्रैंड। अच्छा, इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और कैरीज इट्स स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू साइट ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, जैसा कि राइबोसोम है, मैं पहले ही आपको ये बात बताया हूँ। अच्छा, अब ये तो हुआ इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात, पर इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वह एल शेप का होता है। दोनों जगह पर एक एक नोबेल प्राइज। 1964 में R.W. हॉली ने एलानिल ट्रांसफर आरएनए के बेस सीक्वेंस का पता लगाया जो ईस्ट से प्राप्त हुआ था। तो उसके कारण इन्होंने खुराना और नीरेनबर्ग के साथ 1968 में नोबेल प्राइज शेयर किया। अच्छा, जो एल शेप का होता है वह ए क्लूक ने 1982 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन्हें मिला इसी प्रकार के लिए। ठीक है, दो नोबेल प्राइज यहाँ पर आए हैं, एक ने सीक्वेंस और एक ने TDS, 3 डायमेंशनल। और जो क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है वह 2 डायमेंशनल है
और जो 3 डायमेंशनल होता है वह एल के शेप का होता है। ये बात भी आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए भाई कि देखिए एक बाई डायमेंशनल है और एक ट्राई डायमेंशनल है। जो क्लोवर लीफ मॉडल इसका है जो बहुचर्चित है वह क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वह एल शेप का माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ये भी जान लें। पहली तो बात यह कि डबल हेलिकल सेगमेंट जीसी बेस पेयर आर मोर कॉमन देन एयू। रेशियो एयू और जीसी का 0.7 होता है, जो यह बात को स्पष्ट करता है कि डबल हेलिकल सेगमेंट में जीसी बेस पेयर आर मोर कॉमन। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एयू और जीसी का जो रेशियो है वह नियर यूनिटी है, जो यह सजेस्ट करता है कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का तात्पर्य है यहाँ डीएनए डबल आरएनए में डीएनए लाइक, डीएनए के समान हेलिकल डबल हेलिकल सेगमेंट इसमें जगह जगह पर विकसित होते हैं। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखा जाए तो इसके कुछ और रोल भी क्लियर होंगे। ये देखिए, एक तरफ CCA टर्मिनल है 3 इंड पर, एक तरफ क्या है CCA टर्मिनल है 3 इंड पर। तो यह 3 इंड का CCA टर्मिनल जो है ये क्या काम करता है, तो इट इज साइट ऑफ एमिनो एसिड अटैचमेंट। यही वह स्थान है जहाँ पर कि एमिनो एसिड बाइंड होता है। पर यह याद रहे, दिस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डबल एज स्वॉर्ड, दोधारी तलवार है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इट इज स्पेसिफिक टू एमिनो एसिड, कोई भी एमिनो एसिड नहीं, ये एमिनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं। तो ये एमिनो एसिड के बाइंड होने का स्थान, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर CCA इन आप देख रहे हैं, लिखा भी है यहाँ पर कि साइट ऑफ एमिनो एसिड अटैचमेंट, यह 3 एंड पर होता है। अच्छा, तो ये तो इसका काम हो गया, एमिनो एसिड लेके चलना अपने ऊपर। अच्छा, ठीक इसके अपोजिट आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर एक एंटीकोडान लूप का निर्माण होता है, एक लूप का निर्माण हो रहा है और इस लूप को एंटीकोडान लूप के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए से एमआरएनए जो बनता है यह डीएनए से कोड लेके चलता है। नेचुरली डीएनए न्यूक्लियस में होगा तो वहाँ से ये लेता है, और राइबोसोम का प्लेटफार्म चूँकि साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है तो वहाँ तक यह जाता है। तो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम पर जाता है तो यह कोडान प्रोवाइड करता है, और उस कोडान की मैचिंग करी जाती है ट्रांसफर आरएनए से, तो उसको एंटीकोडान के नाम से जाना जाता है। जो ट्रांसफर आरएनए पे मैचिंग स्ट्रक्चर होता है उसे एंटीकोडान के नाम से जानते हैं, और कोडान एंटीकोडान के पेयरिंग, रिकॉग्निशन ऑफ ईच अदर, कंपैटिबिलिटी विद द बेसेज of messenger RNA codon and anticodon of transfer RNA is responsible for loading correct amino acid। ठीक है, कोई भी नहीं मैच करेगा। जब मैसेंजर आरएनए का कोडान वहाँ पर है राइबोसोमल एक्सेप्टर साइट पर, तो जब ट्रांसफ़र आरएनए जाएगा तो 20 ट्रांसफ़र आरएनए जा सकते हैं अपना अपना एमिनो एसिड लोड किए हुए।
लेकिन सबके एंटीकोडान कोडान से पेयरिंग नहीं करेंगे। जो कंप्लीमेंट्री होगा ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडान मैसेंजर आरएनए के कोडान से, वही वहाँ पेयर करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ओनली करेक्ट स्पीसीज ऑफ एमिनो एसिड टू बी लोडेड देयर बेस्ड ऑन दी कोडॉन मैसेज रिसीव्ड बाय दी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो कोडान का मैसेज लेके आया है, उससे मैचिंग एंटीकोडान जब आएगा तभी वो वहाँ पर बाइंड करेगा, कोडान एंटीकोडान पेयरिंग होगी, और जिससे पेयर होगा उसका एमिनो एसिड वहाँ पर लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दो एंड की तो बात करी, एक सीसीए टर्मिनल जिस पर कि एमिनो एसिड बाइंड किया, और दूसरा उसके ठीक अपोजिट एंटीकोडान टर्मिनल जो कि कोडान के साथ बाइंड करेगा। टी साई सी लूप यह एक दूसरा लूप है। इस लूप की विशिष्टता यह है कि यह राइबोसोम से बाइंड करता है। इसकी एफिनिटी किससे होती है? राइबोसोम से। यही वो स्थान है जिससे कि राइबोसोम से बाइंड करता है ट्रांसफर आरएनए। और अब TYC लूप या टी इसको लैटिन का है, ग्रीक है, इसे साई कहते हैं, PSI साई, जो वाई के समान संरचना है, त्रिशूल के समान। अब TSI लूप जो है, यह लूप के ठीक, ये तो राइबोसोम से बाइंड करेगा। अब इसी के ठीक अपोजिट देखिए, जो अपोजिट वाला लूप है यह एमिनो एसाइल सिंथेटेज नाम के एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होता है। तात्पर्य समझिए इस बात को। एमिनो एसाइल सिंथेटेज आर एज मेनी एज द टाइप ऑफ द एमिनो एसिड। जितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं उतने प्रकार के ट्रांसफर आरएनए और उतने प्रकार के एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लूप बना हुआ है TSI लूप के ठीक सामने में, अपोजिट में, तो ये लूप का काम क्या है कि यह एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को बाइंड करेगा और किसी भी एमिनो एसाइल सिंथेटेज से नहीं बाइंड करेगा, बल्कि ये बाइंड करेगा स्पेसिफिक एमिनो एसाइल सिंथेटेज के साथ, जिसके लिए यह ट्रांसफर आरएनए होगा। ठीक है, तो जिसके लिए यह, जिस एमिनो एसिड के लिए ये होगा वो एमिनो एसिड ही बाइंड करेगा, जिस एमिनो एसाइल सिंथेटेज के लिए होगा वह एमिनो एसाइल सिंथेटेज ही बाइंड करेगा यहाँ पर, और एंटीकोडान जिस कोडान के कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही ट्रांसफर आरएनए का वेराइटी, जो कि ट्रांसफर आरएनए भी 20 प्रकार का, वही ट्रांसफर आरएनए का वेराइटी उस कोडान से कोडान एंटीकोडान पेयरिंग करेगा। तो इन लूप्स का जो आप देख रहे हैं, इन लूप्स का देखिए कितना योगदान है, और अकेले ट्रांसफर आरएनए का कि किस तरह यह जाके इसके तीनों एस्पेक्ट को, बाकी जो रिमेनिंग दो हैं उनको भी एकीकृत या इंटीग्रेट करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि द काइंड ऑफ एमिनो एसिड एडेड और पॉलीपेप्टाइड इज अल्टीमेटली फॉर्म्ड इज वेरी प्रिसाइज एज पर द मैसेज ऑन मैसेंजर आरएनए एज कोडान रिसीव्ड फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, यह एकीकृत करने का काम किया। अच्छा, इसकी एक और खासियत यह है कि इन लोगों का टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है, और इसके लिए Mg++ नाम का एंजाइम का बड़ी योगदान, Mg++ मेटल आयन का
बड़ी योगदान होता है। और कुछ इस प्रकार से कि ये हैं तो आरएनए पर एफिशिएंटली एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल आपके सामने है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके एल मॉडल को भी देख लिया जाए। ये 3 देखिए, ये नीचे में बी जो है यह क्या है? यह इसका एल मॉडल है। अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि जो है इसका बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है प्रोटीन सिंथेसिस में, और बाकी आरएनएज से और एमिनो एसिड और एमिनो एसिड सिंथेटेज इत्यादि से जिस प्रकार यह स्पेसिफिक होके बाइंड करता है कोडान से भी, कोडान एंटी कोडान के पेयरिंग के द्वारा, तो इतना तो स्पष्ट है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी से महत्वपूर्ण है। अब यह जुदा बात है कि हर अंग अनिवार्य होता है, फिर भी इसका रोल आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है। तो इसलिए इट इज़ इम्परेटिव, इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेटर ढंग से जाने जा सकें, ताकि इसके एक एक एस्पेक्ट के वर्किंग मॉडल को वर्किंग मॉडल के द्वारा लॉजिकली विभिन्न प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सके। तो यह एल मॉडल, तो यह एक रखा गया, इसके कम से कम 1 दर्जन मॉडल इसके सजेस्ट किए हैं, और यह लेटेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च है। तो ये हम लोगों ने देखा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक्सटेंडेड मॉडल था, इसमें भी 3' 5' और एंटीकोडान के प्लेस को इंडिकेट किया गया है, और किस प्रकार से ये एक्सपोज्ड होता है एंटीकोडान वाला पॉइंट कि वह बाइंड कर सके कॉरेस्पॉन्डिंग कोडान से। अब देखिए ये तीसरा वैरायटी है इसका आरएनए का, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दी साइज हेटेरोजीनस होता है 500 से 6000 बेस तक। जो प्राइमरी प्रिकर्सर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, वह एचएन आरएनए के नाम से जाना जाता है, हेटेरोजीनस आरएनए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए है, अभी देखिए मैं बताया था कि जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो इनके प्लेस अलग अलग हैं। न्यूक्लियस में डीएनए होगा, जहाँ के ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, और दैट हैव टू गो टू द साइटोप्लाज्म on endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the place where ribosomes are bind, and this messenger RNA, which develops in the nucleus by transcription process from DNA, goes out from the nucleus and nuclear membrane and binds on ribosome present on endoplasmic reticulum, especially the rough-walled इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह प्लेस है। तो इस प्रक्रिया में यहाँ से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म पर जाते समय इसका रास्ते में विखंडन हो जा सकता है, तो इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होता है इसका, और उसमें कैप और टेल बनाया जाता है
डीएनए के द्वारा, और वह जो कैप और टेल बनता है इसमें बाय एडिशन एंड मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ सम बेसेज एंड मिथाइलेशन। तो इस प्रकार से इसका हेड और टेल का निर्माण होता है। तो अब ये जो ट्रांसफ़र आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए बना, तो इसमें अनयूजुअल बेस भी पाए गए टेल के रूप में, तो यह हेटेरोजीनस आरएनए कहा जाएगा। तो ये है क्या, तो प्राइमरी एचएन आरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए इज प्रिकर्सर, और जब इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो गया मैसेंजर आरएनए का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो वह मैसेंजर आरएनए हो गया। और तब यह मैसेंजर आरएनए में होता क्या है, कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का मतलब वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहाँ राइबोसोम है, वही प्लेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है। अब इसमें इनका देखिए, पॉली ए टेल 3 एंड पर, ठीक है, तो ये टेल लगा दिया इतना लंबा, जो कि इसकी सुरक्षा करेगा। और वहीं दूसरे साइड में कैप लगा दिया गया है 5 एंड पर, और बीच का ये एरिया दिखाया गया है, यही कोडिंग सीक्वेंस रखता है जो कि डीएनए से इसने प्राप्त किया है कि किस प्रकार का प्रोटीन यह बनवाना है इसे, मैसेज क्या इसने रिसीव किया, वह इसी कोडिंग रीजन में रहता है। और यह लीनियर होता है मैसेंजर आरएनए। तो 5 एंड पर इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के द्वारा कैप का निर्माण होता है, और 3 एंड पर पॉली ए टेल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आरएनए के 3 फॉर्म हैं, और उसमें भी ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसके एक से अधिक मॉडल दिए गए हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन सभी लोगों का इंटीग्रेशन राइबोसोमल प्लेटफार्म पे होता है। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनी, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। अब आप लोग से कुछ सवाल मैं करूँगा यहाँ पर, जिसका आप लोग को जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि नेम 2 अनयूजुअल बेस इन आरएनए, स्पेशली ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, 2 अनयूजुअल बेस का नाम आपको बताना है। दूसरा सवाल है कि विच एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए हैज पॉली ए टेल एंड विच एंड हैज मिथाइलेटेड कैप। ठीक है, ये 2 सवाल हुआ। नेम ए स्ट्रक्चर, नेम ए स्ट्रक्चर which is nucleoprotein and works in protein synthesis। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट आर दी सब यूनिट्स
of prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome. अगला सवाल है व्हाट इज सेवेदबर्ग यूनिट? और अगला सवाल है कि राइट द नेम ऑफ द वर्क, राइट द नेम ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय डिफरेंट ends of the clover leaf model of transfer RNA. धन्यवाद। आप लोग इसे व्हाट्सएप पे इन सवालों का आंसर भेजिएगा ग्रुप पर अपने, और यदि पढ़ाया ठीक लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।